हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच माध्यमातून मी माझा खर्च चालवते. त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सब्सक्राइब करा और जोर लगाओ. हाथों में जान नहीं है क्या? प्लीज, मुझे नहीं पता था यह सब कैसे होगा, मुझे माफ कर दो. वो दोनों हाथ जोड़े उस जालिम अमीर बेटे के सामने खड़ी थी, लेकिन वो एक बहशी बना उसे अपने सामने खड़ा किए. बस एक ही फरमाइश कर रहा था कि जब साहिल से टकराता तो एक अजीब सा जादू पूरे माहौल पर छा जाता. दूर तक फैले काले आसमान के ऊपर बीचों बीच एक गोल चांद चमक रहा था, जिसकी रोशनी ने पूरे माहौल को रोशन कर रखा था. आसमान पर चमकता हुआ चांद और जमीन के बीच और जमीन के सीने पर उफनता हुआ समंदर माहौल को अजीब रहस्यमय बना रहे थे. बेजारी के साथ गाड़ी में बैठे निकुंज शेरावत ने अपनी घड़ी में वक्त देखा. धनंजय अपने बताए हुए समय से आधा घंटा लेट था. उसे उसके साथ डील करनी ही नहीं चाहिए थी. जो शख्स वक्त का पाबंद ना हो वह तरक्की क्या खाक करेगा. सर झटकते हुए निकुंज शेरावत ने सिर्फ 5 मिनट और इंतजार करने का फैसला किया. उसका समय उन चंद करोड़ रुपयों से ज्यादा कीमती था जो धनंजय उसे देने वाला था. पिछले आधे घंटे से वह समंदर किनारे अपनी गाड़ी पार के उसमें बैठा हुआ था. आज होने वाली डील के नतीजे में उसे अपनी पेमेंट यहीं से हासिल करनी थी. पेमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन था. वो अब उसके साथ दुश्मनी खत्म करना चाहता था. यही वजह थी कि आज कई जरूरी काम छोड़कर वो इस डील को फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर मौजूद था. अचानक ही उसे गाड़ी का जाना पहचाना शोर सुनाई दिया. बाहर निकलने से पहले ही उसने अंदाजा लगा लिया कि धनंजय आ चुका है. मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, लेकिन शुक्र है मेरा ख्याल गलत साबित हुआ. उसे गाड़ी से उतरते देखकर धनंजय ने आगे बढ़कर बड़ी गर्मजोशी से उसका हाथ मिलाया था. निकुंज शेरावत ने सिर्फ सर हिलाने पर ही काफी समझा. मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो बेचारी से बोला. हाँ, मुझे तुम्हारी कीमती वक्त का अंदाजा है. इस तरफ तुम्हारी पेमेंट गाड़ी की डिक्की में रखी है. तुम अपनी आंखों को अच्छे से खोल कर देख लो. मैं तुम्हारे लिए क्या शानदार तोहफा लाया हूं. दिल खुश ना हो जाए तो क्या कहना. धनंजय ने मतलब भरे अंदाज में दाई आंख मारते हुए कहा. तो निकुंज शेरावत उसे बेजारी से देखकर रह गया. उसके चेहरे पर फैली अजीब सी शैतानी. मुस्कुराहट देखकर वो कुछ कुछ समझ जरूर गया था, लेकिन कुछ भी कहने से खुद को रोके रखा. वो 29 साल का भरपूर मर्द था. काले रंग की जीन्स के ऊपर उसने सफेद कॉलर वाली शर्ट पहन रखी थी. उसका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था, इसीलिए शर्ट के ऊपरी 2 बटन वो कब का खोल चुका था. आस्तीन कोहनियों तक मोड़ने से उसके मजबूत बाजू साफ नजर आ रहे थे. उसकी काली आंखों में उलझन साफ थी. धनंजय ने उसे गाड़ी की तरफ बढ़ने का इशारा किया तो वह चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ गया. आगे बढ़कर डिक्की का ढक्कन खोलते ही उसे एक जोरदार झटका लगा था. तभी वह पीछे मुड़कर धनंजय की ओर देखता है तो कभी डिक्की की ओर देखता है. एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी. उसे धनंजय से किसी अच्छे की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वह यह सब कुछ करेगा उसे यह भी उम्मीद नहीं थी. उसने गौर से डिक्की के अंदर देखा तो चांद एक लड़की का वजूद पड़ा हुआ दिखाई दिया. डिक्की खुलते ही वह बुरी पड़ा हुआ दिखाई दिया. डिक्की खुलते ही वह बुरी तरह से मछली थी. हाथ पैर चलाकर वहां से आजाद होने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ पांव इस तरह बंधे हुए थे कि मछली जाने के बावजूद वह कुछ इंच से ज्यादा हिल नहीं पाई थी. यह कौन है? एक सरसराता हुआ जुमला निकुंज शेरावत के लबों से निकला था.
बेख्तियार ही उसने चांद के आगे आता हुआ अपना साया पीछे किया। उसके हटते ही रोशनी डिक्की में बंद उस वजूद पर पड़ी थी। उसके उस लड़की के बाल बेतरतीबी से चेहरे और कंधों पर बिखरे हुए थे। बाल लंबे थे। एक नज़र देखने पर ही निकुंज शेरावत को अंदाजा हो चुका था कि ब्राउन रंग की आंखों में आंसू ही आंसू थे। लबों पर बेरहमी से टेप चिपकाई गई थी। गाल पर एक नन्हा सा कट का निशान था जिससे हल्का सा खून रिस रहा था और उसे देखकर साफ लग रहा था कि हाथ पांव बांधने से पहले लड़की ने पूरी कोशिश की विरोध करने की। एक गुस्से की लहर निकुंज शेरावत के वजूद में उठी थी। पलटकर धनंजय की तरफ देखते हुए वो गुस्से से दहाड़ा, क्या है ये सब? क्या तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता कि मैं इस टाइप औरतों का शौक है और ना ही इस तरह के तोहफे मुझे खुश कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास डील के बदले देने के लिए रकम नहीं थी तो तुम मना भी कर सकते थे। इस चंद करोड़ की रकम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा घटिया तोहफा लाकर मेरी तौहीन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तोहफा मेरे लिए लाकर तुमने मेरी गैरत पर वार किया है और इसकी तुम्हें बड़ी सजा भुगतनी होगी। वो गुस्से से गुर्राया था और धनंजय के होश उड़ गए। पहले ही बड़ी मुश्किल से दुश्मनी खत्म करके वो निकुंज शेरावत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा था। ये बातों वो और उसके आदमी अच्छी तरह जानते हैं। ये बात तो और उसके आदमी अच्छी तरह जानते थे। नाराज मत हो यार। अगर तुम्हें तोहफा पसंद नहीं आया तो मैं इसे वापस ले जाता हूँ। तुम्हें तुम्हारी डील के बदले पूरी रकम पे कर दूंगा। बस मुझे एक रात का वक्त दे दो। अपने आदमियों को इशारा करते हुए धनंजय ने डिक्की बंद करने का हुक्म दिया। निकुंज शेरावत होठ भेजकर रह गया। पलटकर एक निगाह उसने खुली डिक्की से नजर आते उस वजूद पर डाली। उसकी ब्राउन आंखों में बेहिसाब डर था। कॉलेज की सफेद यूनिफॉर्म जगह जगह से फटी हुई थी। निकुंज शेरावत एक पल में समझ गया था। क्या करोगे इसके साथ? वो न चाहते और धनंजय मुस्कुरा उठा। वही जो इस तरह की लड़कियों के साथ किया जाता है। यह वही है जिन्हें अपनी इज्जत से ज्यादा पैसे प्यारे होते हैं। इसीलिए इसे वही देंगे जो यह चाहती है। धनंजय एक घिनौनी हंसी हंसा था। उसके आदमी भी अब तालियां बजाते हुए डिक्की के पास जमा हो रहे थे। उनकी आवाजें और जुमले बहुत कुछ कह रहे थे और लड़की के लबों से घुटती घुटती सी चीखें निकलने लगी थी। डिक्की बंद करते हुए धनंजय के आदमी अब गाड़ी में बैठ रहे थे। धनंजय अब निकुंज शेराब से अलविदाई हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और वही निकुंज के लिए फैसले का पल था। डिक्की बंद हो चुकी थी। गाड़ी किसी भी पल वहां से जाने वाली थी और गाड़ी के अंदर वो नारी स्वरूप शायद दोबारा उसे कभी दिखाई नहीं देता। उस लड़की की वो आंसू भरी निगाहें एक पल में ही निकुंज शेरावत के दिल को झकझोर कर रख चुकी थी और उसी पल निकुंज शेरावत ने फैसला कर लिया, रुक जाओ। यह लड़की मुझे देखकर जाओ, मुझे यह पसंद है। इसके इस वाक्य पर धनंजय एक पल के लिए हैरान रह गया था। क्या कहा तुम्हारे बारे में? ऐसा कभी सुना तो नहीं। वो घबरा गया था। निकुंज शेरावत ने गुस्से से उसकी ओर देखा, तो क्या तुम मेरे लिए तोहफा लेकर नहीं आए थे? अब इसे वापस लेकर जाओगे क्या? उसकी बात पर धनंजय बुरी तरह घबरा गया। अरे नहीं नहीं भाई, खोलो डिक्की। लड़की शराबत साहब के हवाले कर दो। उसके आदेश पर उसके आदमियों ने फुर्ती से गाड़ी की डिक्की खोल दी थी। अंदर हाथ डालकर उन्होंने लड़की को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला। उसके पैर खोल दिए गए थे, लेकिन हाथ नहीं। मुंह पर लगी टेप भी खोलने की जहमत नहीं की गई थी। बाजू से पकड़कर एक लड़के ने उसे निकुंज शेरवत की गाड़ी में ठोंस दिया था। चलो सरकार, डील फाइनल हुई। अब मैं अपनी राह निकलता हूँ, तुम अपने रास्ते। लेकिन याद रखना, अब वो जमीन मेरी है। हमारे बीच की अब सारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है और दुश्मनी की वजह वह जमीन भी मेरे कब्जे में होगी। धनंजय ने निकुंज शेराब से खुश अंदाज में कहा तो वह सिर हिलाते हुए पलटकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया।
उसने वहां से गाड़ी भगाने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी। पीछे वह लड़की लगातार घुटी घुटी आवाज में चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। निकुंज ने पलटकर एक ठंडी निगाह उस पर डाली। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें इन रस्सियों से भी आजाद कर दूंगा और तब तक चुपचाप बैठी रहो। मेरे सिर में पहले ही बहुत दर्द है। ज्यादा परेशान किया तो इसी घने जंगल में जंगली जानवरों के हवाले करके चला जाऊंगा। इसके बाद लड़की को समझ आई थी या नहीं, निकुंज शेरावत को पता ना चला, लेकिन अब उस लड़की की हल्की हल्की चीखों की आवाजें आना बंद हो चुकी थी। एक बार पलट कर देखने में उसे उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं के साथ गहरा डर नजर आया था। सिकुड़कर पिछली सीट पर बैठी वो लगातार चुपके चुपके रो रही थी। घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर वो उसे डीएच में अपन फ्लैट तक ले आया। इस फ्लैट में वो कभी कभी ही आता था। जब उसे समंदर का सुकून एंजॉय करना होता तो वह इधर ही निकल आता था। उसे अंदाजा था यहाँ के सारे लोग इस वक्त सो चुके होंगे। गाड़ी के पीछे से उसे नीचे उतारते ही निकुंज शेरावत ने उसके होठों पर लगी टेप भी खींचकर उतार दी थी। उसने यूं गहरा सांस लिया जैसे ना जाने कब से वो सांस लेने के लिए तरस रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दें, भगवान के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे अपने घर जाना है। निकुंज शेरावत ने कदम मम्मी बहुत बीमार है। निकुंज शेरावत ने कदम आगे बढ़ाए थे जब उसकी आवाज उसके पीछे पलटा था। घर वापस जाना है और माँ बीमार है। इस बात का ख्याल तो घर से निकलने से पहले करना चाहिए था। और मेरे सामने यह गरीब कार्ड खेलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि पैसों के बदले तुम क्या क्या कर सकती हो, इसीलिए चुपचाप अंदर चलो। उसका हाथ पकड़ते हुए एक ठंडी निगाह निकुंज ने उसके वजूद पर डाली थी। आंसू उसके चेहरे पर अपने निशान बना चुके थे। लाल होठों से टेप उखाड़ने के कारण हल्का सा खून रिस रहा था। बिखरे हुए बाल बेतरतीब थे। वो नाजुक सी लड़की मुश्किल से 18 या 19 साल की लगती थी। उसकी मजबूत पकड़ महसूस करते ही वह सिसक उठी। निकुंज शेखावत ने इस बार मुड़ने की जरूरत भी महसूस ना की और वह तभी रुका था जब अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। भगवान के लिए मुझे घर जाने दो। अगर मैं वक्त पर घर ना पहुंची तो मेरी माँ, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। निकुंज शेरावत ने मुड़कर एक कटीली नजर उस पर डाली। चलो सुनाओ अपनी कहानी। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? रोगी धोगी, बड़ा जुल्म हुआ है। माँ बीमार है, बाप ने बेच डाला, तभी इस प्रोफेशन की तरफ आई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी उम्र देखो और अपना काम देखो। जिन लोगों के साथ अभी तुम मौजूद थी ना, जानती भी हो कौन लोग अब हैं वो? दुनिया के जाने माने स्मगलर हैं। तुम जैसी लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए। खा जाने वाली निगाहों से वो उसे देखता हुआ डिस्पेंसर में से अपने लिए पानी भरने लगा। पानी का गिलास एक ही घूंट में गले से उतारते हुए उसने एक नजर लड़की को गौर से देखा था। वह बुरी तरह से सिसक रही थी। अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश में हलकान भी हो रही थी। वह सफेद रंग के कॉलेज के ड्रेस में थी, जिससे अंदाजा होता था कि वो यहाँ आने से पहले सुबह कॉलेज भी गई थी। घड़ी ने रात के बजने की घंटी बजाई तो लड़की ने चौंक कर डर भरी निगाहों से घड़ी की ओर देखा। ओ मेरे भगवान, बच गए। मुझसे वापस जाना है हर सूरत में। वो दरवाजे की तरफ लपकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलती, निकुंज शेराव ने आगे बढ़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कोई सिंड्रेला हो जो तुम्हें बजे अपने घर जाना है? तुम्हारी कीमत देकर आया हूं मैं। वैसे तो मुझे औरतों में तो अपनी कीमत तो वसूल भी नहीं, और ना ही इस तरह के शौक पाल रखे हैं, लेकिन कॉलेज यूनिफॉर्म में होकर तुम ऐसे लोगों के साथ मिली हो कि दिल चाहता है तुम्हारा वो हाल करूं कि तुम जैसी लड़कियां घर से बाहर कदम निकालते हुए भी 100 बार सोचे। घूंट घूंट पानी पीता हुआ वो दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन उसके शब्द थे या उबलता हुआ लावा। सामने खड़ी लड़की फूट फूट कर रो पड़ी।
उसे पता था कि पनाह उसके लिए कहीं भी नहीं है। सामने खड़ा यह मजबूत छाती वाला मर्द उसके साथ भरपूर इंसाफ करने का इरादा रखता था। दोनों हाथ उसके सामने जोड़ते हुए वो नीचे फर्श पर बैठती चली गई। सिसकियों का गला घोटती वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज गले से निकल नहीं रही थी। निकुंज ने पानी का गिलास भरकर उसकी ओर बढ़ाया था, जिसे वह एक ही सांस में पी गई थी। अब बोलो, क्या बोलना चाहती हो? उसके सामने सोफे पर वह आराम से बैठ चुका था और उसने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू कर दिया। वो बरखा थी। पिछले महीने ही उसकी 19वीं सालगिरह हुई थी। सालगिरह क्या थी? घर में ही एक मोमबत्ती जलाकर उसने खुद को विश किया था। घर के हालात जितने बिगड़े हुए थे, उन बिगड़े हुए हालातों में केक लाना तो दूर की बात थी, मोमबत्ती भी उसे घर में ढूंढने पर ही मिली थी, जिसे जलाकर और फिर फूंक मारते हुए हैप्पी बर्थडे बोलकर खुद को ही उसने विश कर लिया था। पापा का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनकी एक छोटी सी दुकान पर ना जाने किसने कब्जा कर लिया था कि सुनीता जी कई लोगों के घरों के चक्कर लगाने के बावजूद वो कब्जा छुड़वा नहीं पाई थी, और नतीजा यह निकला कि दुकान से आती हर महीने की वह मामूली सी आमदनी भी हाथ से चली गई थी, जिससे उनके घर 2 वक्त का खाना पक जाया करता था। इन्हीं सोचों ने सुनीता जी को अंदर ही अंदर घुलाना शुरू कर दिया था। माँ की गिरती सेहत और छोटे भाई का छूटता स्कूल देखकर बरखा बेबसी के इंतहा पर पहुंच गई थी, और इसीलिए उसने कॉलेज के बाद 2 घरों में ट्यूशन देने का फैसला किए। उनसे मुश्किल से इतने पैसे ही बनते कि महीने के आखिर में महीने भर का कुछ राशन इकट्ठा हो जाता। सुनीता जी को ऐसा गम लगा कि वह चारपाई की होकर रह गई थी। आप क्यों फिक्र करती हैं मम्मी? मेरे इंटर के एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम होते ही मैं किसी स्कूल में जॉब करूंगी। वो माँ को यूं घुलता हुआ देखती तो चारपाई पर उनके पास बैठकर उन्हें तसल्ली देती। हकीकत तो यह थी कि वो खुद ही अंदर अंदर टूटती जा रही थी। कितने ख्वाब थे जिंदगी को लेकर, उसकी आंखों की शहद रंग झील अब सूखी सी दिखाई देती थी। घर में पापा का एक पुराना सा मोबाइल पड़ा था, जिसमें पड़ी सिम से खानदान में अगर किसी को कॉल करनी होती तो कर ली जाती थी, लेकिन अरसा हुआ खानदान वालों ने उन्हें फोन करना ही छोड़ दिया था। वो छोटा सा फोन हमेशा खामोश रहता, क्योंकि खानदान वालों को लगता था अगर इन लोगों से रिश्ता रखा गया तो जेब से कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। बरखा अपने रिश्तेदारों के इस मामले न्यायसंगत समझती थी। उसे पता था कि उसके रिश्तेदार अपनी जगह बिल्कुल सही थे। आज के दौर में कौन किसी के पैसे की मदद करता है, और उसकी सोच बिल्कुल सही थी। किसी ने भी जिस दिन से फोन किया वो माँ के इलाज के लिए जरूर उनसे रकम मांग लेती। खुद उसकी खुददार इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो खुद फोन करके किसी से पैसे मांगे। यूं ही बेजान से दिन गुजरते जा रहे थे, जब इम्तिहान के दौरान उसे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी। बैग से पुराना सा कैलकुलेटर निकाल कर देखा, लेकिन उसमें सेल खत्म हो चुके थे। 2-3 बार थपथ पाने के बावजूद वो नहीं चला था, तो बरखा ने मायूसी से उसे बैग में वापस डाल दिया। दीदी आप मोशाइसी से उसे वापस डाल दिया। दीदी आप मोबाइल में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, छोटे भाई ने मशवरा दिया, तो बरखा के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा आइडिया है। सादा से सलवार सूट में वो कैलकुलेटर लेकर किताबें उठाए छत पर चली आई। कितनी देर तक सवाल हल करते करते उसकी कमर में दर्द होने लगा था। थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके उसने एक साइड पर रख दी, और तभी मोबाइल बजा था। बरखा को हैरत हुई। आज तक तो किसी ने कॉल तो किया, मैसेज भी नहीं किया था। तो अब यह कौन था जिसे उनकी याद आ गई थी? बरखा ने मैसेज खोल कर देखा, उसमें अनजाने नंबर से भेजा गया था। बरखा ने मैसेज खोल कर देखा। कैसी हो? बरखा ने हैरत से 2-3 दफा नंबर को देखा। नंबर जाना पहचाना बिल्कुल नहीं था। आखिर उनका शुभचिंतक कहाँ से पैदा हो गया जो हम जैसे गरीबों के हालचाल पूछने लगा? बरखा को बहुत हैरत हो रही थी, लेकिन मैसेज को नजरअंदाज करके वो फिर से अपनी किताबें खोलकर बैठ गई थी।
उस रात जब वो माँ को दवा देकर उन्हें सुला चुकी तो एक दफा फिर मोबाइल पर मैसेज की बीप बजी थी। ना चाहते हुए भी बरखा का दिमाग उसी अनजाने नंबर की ओर गया था। मोबाइल उठाकर देखने पर उसका शक यकीन में बदल गया। मैसेज उसी नंबर से आया था और इस बार मैसेज करने वाले ने अपना नाम तरुण बताया था। बरखा का दिल एक बार के लिए जोर से धड़का। वीरान जिंदगी में किसी की आमद भी बाहर का झोंका ही महसूस होती है। यही कुछ बरखा के साथ भी हुआ था। उसने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अनजाने तौर पर ही वो उस अनजान नंबर से आए मैसेज का इंतजार करने लगी। वो भी कोई ढीठ शख्स था। दिन में कई कई बार मैसेज करके हालचाल पूछता रहता। जवाब ना मिलता तब भी अपनी डेली रूटीन शेयर करने लगता। इस वक्त मैं जिम जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। यार आज तो गलत जगह पर गाड़ी खराब हो गई। खाने में क्या पकाया है? मैं तो आलू मटर खा रहा हूँ, मुझे मटर बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम कैसा खाना पकाती हो? उसे वो छोटे छोटे बाकी लिखकर भेजता रहता। हर मैसेज पढ़ते बरखा के लबों पर एक सुकून भरी मुस्कान बिखर जाती थी। अनजाने में ही वो उस शख्स के साथ खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगी थी और एक रोज कपक पाते हाथों से बरखा ने उस शख्स को जवाब भेज ही दिया। वो तो जैसे उसी के इंतजार में था। मैसेज की एक लाइन थी जो उसके बाद बरखा को वसूल होती रही। बरखा की बात का जवाब देती और किसी बात का नहीं। लेकिन रफ्तार रफ्तार वो तरुण की आदी होती जा रही थी। दिन भर घर के काम निपटाते कॉलेज कॉलेज में क्लास अटेंड करते उसका ध्यान तरुण की ओर ही रहता। वो उसकी बातें ध्यान से सुनता था। बरखा उसे माँ की बीमारी के बारे में बताती, छोटे का स्कूल खत्म होने के बारे में बताती, तो वो हमदर्दी से सुनता। तुम कितनी बहादुर हो बरखा, घर के इतने सारे मसलों से तुम अकेली लड़ रही हो, तुम तो मेरी आइडियल हो। जब वो है कहता तो बरखा का दिल जोर से धड़क उठता। दिल अनजाने ही नए सपने बुनने लगता और जब उन सपनों में कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाती तो जल्दी से होश की दुनिया में वापस आ जाती। और एक रोज जब कॉलेज में होने वाले फंक्शन के लिए उसके पास देने के लिए वन हुंड्रड भी नहीं थे तो वो तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक सिरहाने के नीचे रखा मोबाइल बजने लगा। बरखा ने बेहान होकर कॉल रिसीव की और कान से लगाई। दूसरी तरफ तरुण था। तुम रो रही हो? उसकी भीगी आवाज सुनते ही उसने पूछा था। बरखा एक पल के लिए जड़ हो गई थी। आज से पहले उसने तरुण से फोन पर बात नहीं की थी, लेकिन वो पहली बार था जब झिझक खत्म हो गई थी। बरखा को दिल की बातें करने के लिए एक आसरा मिल गया था। वो उसके जख्मों पर जादू भरे शब्दों का मरहम रखता रहता, उसे इतनी मोहब्बत देता कि बरखा खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी। हालात अब भी वही थे, परेशानियां अब भी वैसी की वैसी ही थी, लेकिन बरखा के लबों पर हर वक्त मुस्कान रहने लगी। तरुण ने उससे वादे ही इतने शानदार किए थे, फिर वे कैसे ना मुस्कुराती। सिर्फ 1 साल और बस मेरे मम्मी पापा इंग्लैंड से वापस आ जाए, मैं तुम्हारे और बस रिश्ता भेज दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। अब और ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकता, और ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकता। मोहब्बत कर बैठा हूं तुमसे। तुम देखना, शादी के फौरन बाद तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी हो जाएंगी। तुम्हें कभी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके शब्दों में इतनी मोहब्बत होती थी कि बरखा एक पल के लिए सारे गम भूल जाती। वो हंसी खुशी ये कुछ दिन काट लेती। अगर उस रोज कॉलेज से वापसी पर उसे सुनीता जी चारपाई से नीचे गिरी हुई ना मिलती। वो बौखलाकर अपनी माँ की तरफ लपकी। कॉलेज का बैग रास्ते में उसने उतार फेंका। मम्मी क्या हुआ है आपको? बिखर कर माँ को सीधा करते हुए उसने उनकी नब्ज चेक करना चाही और उनके हाथ पांव और उसके हाथ पांव फूल गए। नब्ज इतनी मध्यम थी कि गुमान होता था कब की रुक चुकी है। उनका रंग नीला पड़ रहा था। कांपते हाथों से सुनीता जी ने अपने सीने में दर्द का इशारा किया और बरखा के कदमों तले से जमीन निकल गई। कई दिनों से वे लगातार सीने में दर्द की शिकायत कर रही थी,
लेकिन घर में पैसे ना होने की वजह से बरखा उन्हें डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकी थी। मगर अब तो मजबूरी थी। वो उल्टे कदमों घर से बाहर भागी। पड़ोस वाले राजेश चाचा को रिक्शा निकालने को कहते हुए वो वापस अंदर आई थी। उसके पर्स में कुछ 100 पड़े हुए थे। कल उसे ट्यूशन की फीस मिली थी और यही उसकी कुल जमा पूंजी थी। रकम लेकर वो अंधाधुंध अस्पताल की तरफ भागी। पूरे रास्ते वो अपनी मम्मी को संभालती रही, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वे बेहोश हो चुकी थी। आपकी माँ की हालत बहुत नाजुक है। आप इन्हें इतने दिन लेकर अब तक कहाँ बैठी हुई थी? उनके दिल की धमनियों की हालत बहुत खराब है। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ईसीजी होगी और तमाम खर्चा मिलाकर इतनी रकम बनेगी। डॉक्टर ने पर्चे के ऊपर रकम लिखकर बरखा और बढ़ाई तो एक पल के लिए वो सन रह गई। 8 लाख उसके तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इतनी रकम तो वो ट्यूशन पढ़ाकर अगले 3 सालों में भी जमा नहीं कर सकती थी। माँ के इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाती? डॉक्टर ने उसे एक दिन का वक्त दिया था। आंसू पीते हुए वो अस्पताल से बाहर निकल आई। बाहर ट्रैफिक सड़कों पर अंधाधुंध भाग रहा था। किसी को उस पर, उसके गम पर कोई लेना देना नहीं था। वहीं अस्पताल के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर वो फुट फुट कर रोने लगी। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आ रहा था जिससे वो मदद के लिए पुकार लगा सके। और तभी वह चौंकी। ना जाने कितनी देर रोने के बाद जब दिल का गुबार कुछ कम हुआ तो उसे पर्स में रखे हुए उस छोटे से मोबाइल का ख्याल आया। मोबाइल के साथ तरुण की याद जुड़ी हुई थी, कपक पाते हाथों से। उसने बैग से मोबाइल निकाला तो तरुण के कई मैसेज आए हुए थे। वो रोजमर्रा की तरह अपनी बातें, उसका हालचाल पूछ रहा था। मगर आज बरखा को उसकी खास जरूरत थी। वो कितनी ही देर तक मोबाइल हाथ में लेकर बैठी रही, मगर उसकी अना ने यह गवारा ना किया कि वह तरुण से रकम मांगे। हालांकि उसे पता था जितनी दौलत उसके पास है, यह चंद लाख की रकम उसके लिए बिल्कुल मामूली हैसियत रखती होगी। वह बैग संभालते उठकर खड़ी हुई थी। आंसू पोंछते हुए वह अपने रिश्ते की एक मौसी के घर पहुंची थी। एक दिन का टाइम उसके पास था। रात तक वह जितने रिश्तेदारों के घर जा सकती थी गई, मगर किसी ने उसे रकम का आसरा ना दिया। शाम तक वह बेहद मायूस हो चुकी थी। मोबाइल हाथ में लिए वह अस्पताल के ठंडे और खामोश कॉरिडोर में साकेत बैठी हुई थी। जब मोबाइल गुनगुनाने लगा, बरखा ने देखा तरुण की कॉल आ रही थी। कहाँ हो? बेस्ताई कॉल रिसीव करके, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज तो तरुण का लहजा ही निराला था। उसके मुंह से अपने लिए यह शब्द सुनकर बरखा के कान लाल हुए थे। आज से पहले उसने कभी बरखा को इस तरह बात नहीं किया करता था। दरअसल मैं हॉस्पिटल में हूँ। मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बरखा की आवाज भर आ गई। दूसरी और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद तरुण ने पूछा था, ओहो क्या हुआ आंटी जी को? बरखा को लगा उसे कितनी ज्यादा उसकी फिक्र है। उसकी आंखें पानी से भरने लगी थी। जरा सा आसरा मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी को हार्ट अटैक हुआ है और डॉक्टर इतनी बड़ी रकम डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास उनकी सर्जरी के लिए इतने सारे पैसे नहीं हैं। बरखा ने अपनी बात कहकर उसके बोलने का इंतजार किया था। शायद वो कुछ बोले, मगर दूसरी ओर वो सिर्फ अफसोस का इजहार कर रहा था। सूखे खोते गले को नजरअंदाज करते हुए बरखा ने पूरी हिम्मतें जमा की और आखिरकार उससे कह ही दिया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तरुण। मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। मुझे पता है यह रकम तुम्हारे लिए मामूली हैसियत रखती है, लेकिन अगर तुम यह पैसे मुझे दे दो तो मेरी मम्मी की जिंदगी बच जाएगी। वो सर से पांव तक पसीने में डूब गई थी। वो सर से पांव तक पसीने में डूब गई थी। इतना सा वाक्य बोलते हुए उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दूसरी ओर तरुण चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर जब बोला तो उसकी आवाज ठहरी हुई थी। हाँ, तो कोई मसला नहीं है।
तुम्हारे लिए यह रकम तो क्या मैं अपनी पूरी दौलत और जायदाद कुर्बान कर सकता हूँ। यह रकम तो बहुत मामूली सी है। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। कल कॉलेज से वापसी पर इसी एड्रेस पर आ जाना। मैं रकम ले आऊंगा। तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं है, वरना ट्रांजैक्शन कर देता। तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है, मोहब्बत भरे लहजे में कहता तरुण। उस वक्त बरखा को अपना सबसे करीबी दोस्त लगा। उसे लगा जैसे आसमान से कोई देवदूत उतर आया है, जो उसकी मदद करने वाला है। सर से ढेरों बोझ उतर गया था। वो खुद पर गर्व करने लगी कि कितना चाहने वाला हमसफर उसे मिलने वाला है। भला किसी का होगा ऐसा नसीब जैसा उसका था। इत्मीनान के साथ वह डॉक्टर का इंतजार करने लगी। डॉक्टर आया तो बरखा ने उसे अगले दिन रकम जमा करवाने की पुष्टि करवा दी। डॉक्टर नेक दिल इंसान था। उसने अस्पताल के खर्चे पर एक दिन का ट्रीटमेंट करवाने का वादा कर लिया, मगर अगले दिन हर हाल में रकम जमा करवानी थी। घर में छोटू तन्हा था। वो सुबह के वक्त अस्पताल से घर वापस आई। उसे कॉलेज भी जाने की जल्दी थी। फाइनल इम्तिहान थे। जैसे तैसे पेपर करके वो कॉलेज यूनिफॉर्म में ही सीधी तरुण के बताए हुए पते पर चली आई थी। वो एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर था। बरखा दिल कड़ा करते हुए अंदर चली गई। एक लम्हे के लिए वो बुरी तरह से घबरा गई। अंदर जगह जगह केबिनस बने हुए थे, जिनके आगे बराबर किए हुए पर्दे उसके अंदर खतरे की घंटियां बजा रहे थे। पता नहीं तरुण कहाँ रह गया। कपक पाते हाथों से उसने बैग से मोबाइल निकालकर तरुण को कॉल की, मगर उसका नंबर व्यस्त था। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। तरुण ने उसे इस आइसक्रीम पार्लर के अंदर से गुजरकर उसके पिछले कमरे में आने को कहा था, और हिम्मत जमा करके वो पिछले हिस्से तक चली आई। किसी ने उसे रोका नहीं था, यूं जैसे तरुण ने पहले ही उनसे अपने खास मेहमान का जिक्र कर रखा हो। ना जाने क्यों बरखा को लगा कि आइसक्रीम सर्व करने वाले लड़कों की आंखों में उसे देखकर मुस्कुराहट उतर आई थी। कुछ ऐसे भाव थे जिन्हें बरखा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन दिल जोरों से धड़क उठा था। पीछे बनाए छोटा सा कमरा शायद इन लड़कों के ही इस्तेमाल के लिए था। तीन छोटे छोटे बेड कमरे की हालत बेहद गंदी थी। एक छोटा सा वाशरूम जिससे बदबू के भके उठ रहे थे। बरखा कोई कुपकाई सी आई थी। बेसाख्ता ही वो माथे पर आया पसीना साफ करते सिकुड़ सिमट कर बेड पर बैठ गई थी। है भगवान, यह कैसी जगह है। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। बस अब तरुण जल्दी से आ जाए। उसके लबों पर बस यही एक यूनिफॉर्म में वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। सफेद सख्त मुश्किल का शिकार रही थी। कितनी सख्त मुश्किल का शिकार मालूम होती थी। उसे वहां बैठे 5 ही मिनट गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा खुला। वो घबराकर अपनी जगह से उठी। उसके चेहरे पर खौफ फैल गया। मैं तरुण हूं, आने वाले ने मुस्कुराकर कहा तो बरखा के चेहरे पर सुकून फैल गया। उसने आज पहली दफा तरुण को देखा था। आवाज वही थी। वो एक पल में ही उसे पहचान गई थी। ये बहुत अजीब सी जगह है। मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। हम कहीं बाहर चलें। बरखा ने बैग पर अपनी पकड़ मजबूत करते मुश्किल से कहा था। तरुण ने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। ना मालूम क्यों बरखा को यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरी सोच जल्दी क्या है उसने पलते हैं बाहर एकदम से लॉक किया, और बरखा की आंखें हैरानी से फैली। दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो। वो घबराकर 2 कदम पीछे हटी थी। हर बात में सवाल करती हो यार। अभी बाहर से कोई आ जाएगा डिस्टर्ब करने। इतने महीनों से तुम पर मेहनत कर रहा हूं, आज तो हाथ लगी हो। अब इतनी जल्दी दूसरों को थोड़ी ना बारी आने दूंगा। वो झुंझुला कर कहता उसकी तरफ पलटा था। बरखा की आंखें बेकीनी से फैली। बारी क्या मतलब। उसके लबों से सरसराता हुआ निकला था। तरुण ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। बिल्कुल नाजुक सी कली लगती हो तुम। तुम्हारी आवाज से ही अंदाजा हो गया था कि इस बार माल तगड़ा हाथ लगेगा।
बेहुदा भरे अंदाज में कहता। वो बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया था। बरखा पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। आंखें तरुण पर जमी थी। तरुण आंखों में अब नम और अब उसकी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था। दिल यह सच्चाई स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। यह क्या बात कर रहे हो तरुण? मैं तो तुमसे पैसे लेने के लिए आई हूं ना। वह घबरा उठी थी। एकदम कुछ गलत हो जाने का एहसास उसके अंदर जाग उठा था। तरुण ने सर झटका। अरे हाँ यार, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। पैसा 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 कर रही हो कब से? मेरी तरफ भी देख लो। कब से अपना वक्त और पैसा तुम्हारे ऊपर लुटा रहा हूं। पता है कॉल पर कितने पैसे कट से हैं, ऊपर से कीमती टाइम भी तुम्हें देता था। दाएं हाथ से उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में लेते तरुण ने लार टपकाते हुए कहा था। बरखा ने सख्ती से अपनी आंखें मिचली। उसने गलती कर दी थी और उसे इस बात का एहसास हो गया था। पीछे हटो, मुझे यहां से जाना है। उसने तरुण को धक्का देते हुए वहां से निकलना चाहा, मगर वो बिफरा हुआ था। उसने दोनों बाजुओं से पकड़कर बरखा को दीवार से लगाया और उसका रास्ता पूरे तौर पर रोककर खड़ा हो गया। क्यों जाना है? पैसे नहीं चाहिए क्या? तुम्हारी माँ मर रही है हॉस्पिटल में। कल से सर खाया हुआ है तुमने पैसा पैसा करके। अब लेकर जाओ ना पैसा। लेकिन उससे पहले मुझे खुश कर दो। वो उसकी ओर झुका। बरखा के लबों से एक चीख निकली थी। उसे एक जोरदार धक्का देते वह तेजी से बाहर की ओर भागी। अपने पीछे से उसे तरुण की एक आवाज सुनाई दी थी। वो पागलों की तरह उस पर झपटा था, मगर उसके आने से पहले ही बरखा दरवाजा खोलकर अंधाधुंध बाहर की ओर भागी। आइसक्रीम में बैठे कपल्स ने मुड़कर इस तरह भागते उसे देखा था। वहां बैठे लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी भी थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते बरखा गैरनी भी थी। उसके दिमाग में बस यही था कि जल्द से जल्द उसे की तरह भागते हुए बाहर निकल कर आई थी। उसे निकुंज की पहुंच से दूर जाना है, मगर उसकी किस्मत फिलहाल इतनी अच्छी नहीं थी। आंखों में आंसुओं को रगड़कर साफ करते हुए वह रोड पार करने ही लगी थी जब सामने से आती गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मारी थी। वो उछल कर दूर जा गिरी। दर्द की टीशें उसके पूरे वजूद में जाग उठी थी। आंखों के आगे भी अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह थी। घबरा कर उसने मुड़कर देखा। तरुण अब उसके सर पर पहुंच चुका था। पकड़ इसे चिड़िया, बहुत हवाओं में उड़ रही है, अभी निकालता हूं सारे बल। उसे बाजू से पकड़कर निकुंज ने सामने खड़ी बहन बरखा के लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली, मगर वह ताजा चोटों के दर्द से बेहाल थी। निकुंज ने अंदर बैठकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर बैठते ही उसने तेजी से बरखा के हाथ और पैर लबों पर भी टेप लगाकर उसने एक जोरदार मुक्का बरखा की कनपटी पर मारा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता चला गया। क्या कर रहा है यार? इतना मारेगा तो माल की शक्ल बिगड़ जाएगी। जानता है ना, धनंजय हर चीज देखभाल कर खरीदता है। इस बार हमें माल उसको सप्लाई करना है। जरा अपने हाथों को कंट्रोल में रख। ड्राइविंग सीट बैठे हुए शख्स ने तरुण से कहा, मगर बेहोश होने से पहले बरखान की बातचीत सुन चुकी थी। वो नर्क के किस गड्ढे में गिर चुकी थी, अब उसे अंदाजा हो रहा था। बंद होती आंखों के साथ उसने गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी। उसने खुद को होश में लाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में वे नाकाम रही और उसके हवास उसका साथ छोड़ते चले गए। उसकी आंख खुली तो वो किसी छोटे से डब्बे में बंद थी। वो बुरी तरह घबरा उठी। बचपन से ही उसे तंग जगहों से डर लगता था। यूं लगा जैसे उसका सांस बंद होने लगा हो, और सांस तो वाकई बंद बेगा हो, और सांस तो वाकई बंद कर दी गई थी। हाथ पांव बुरी तरह से जकड़े हुए थे। वो जितना तड़पती उतनी ही घुटन का शिकार होती। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं अब आगे उसके साथ क्या होने वाला था। गाड़ी किसी अनजान मंजिल की ओर चलती चली जा रही थी। ना जाने कितने घंटे सफर जारी रहा। वो कभी जाग जाती, कभी बेहोश हो जाती। अब तो उसके अंदर चीखने चिल्लाने की भी ताकत खत्म हो गई थी।
आखिरकार गाड़ी किसी मकाम पर जाकर रुकी। वो होशो हवास में थी। उस शायद किसी डील की आवाजें भी आ रही थी। बातों से उसे अंदाजा हुआ कि इस गाड़ी में और भी कई लोग बैठे हुए थे जो अब उसी के सौदे की बात कर रहे थे। बरखा का दिल चाहा वो जमीन में गड़ जाए। एक गलत शख्स पर भरोसे ने उसे कहां तक पहुंचा दिया था और चंद ही लम्हों बाद किसी ने डिक्की खोली थी। बरखा ने घबराकर अपनी आंखें मीच ली थी। चांद की रोशनी आंखों पर पड़ी तो उसने बेसाख्ता अपनी आंखें उठाकर देखा। सामने नजर आने वाले मर्द का चेहरा शायद दुनिया का सबसे हसीन चेहरा था, लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में सख्त थी। यह उसका नया खरीदार था जिसने धनंजय से उसे खरीदा था। बरखा की आप बीती यहाँ पर खत्म हुई थी। आंखों से बहते आंसुओं को उसने अपने हाथों से साफ किया था और जोड़े बरखा ने सर उठाकर सामने देखा। वो सामने सोफे पर बैठा एक के बाद एक सिगरेट फूंकता जा रहा था, जैसे उसे बरखा के रोने धोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम दिलचस्प कहानी है तुम्हारी, लेकिन बदकिस्मती से मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो तुम्हारी कहानियों से प्रभावित हो जाऊंगा। तुम जैसी लड़कियों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वो एक बार फिर रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा था, जहां अंधेरा सुबह के उजाले ढलने लगा था। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप उस अस्पताल में जाकर देख सकते हैं। मेरी माँ वहां पर एडमिट है। तरुण से मैंने सिर्फ उनके इलाज के लिए पैसे मांगे थे। मैंने तो उसे देखा ही पहली बार था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। सामने बैठा निकुंज शेरावत ने मुड़कर उसे देखा। तरुण का नाम उसने पहली बार सुना था। उसने तो धनंजय से उसे खरीदा था। वो गहरी सांस लेते हुए उठकर खड़ा हुआ। ठीक है, कीप क्राइंग लिटिल गर्ल, मुझे कुछ काम है। शुक्र करो इस वक्त तुम उस मक्कार और घटिया धनंजय के पास नहीं हो। कम से कम यहाँ तुम्हारी इज्जत तो सेफ है। तंजी अंदाज में कहता हुआ वह लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। वह वहीं पर बैठी रह गई। उसकी एक भी पुकार सुने बिना वो वहां से चला गया था। बरखा की आंखें एक बार फिर आंसुओं से लवरेज होने लगी। उसे पता था उसकी माँ शायद आज का आखिरी सूरज ही देख सकेगी, और उसका इंतजार करते करते आज वो अपनी आंखें बंद कर लेगी। छोटू को जब पता चलेगा कि उसकी बहन घर से भाग गई है तो दुनिया उसके साथ क्या सलूक करेगी। कितने सवाल थे जो बरखा के दिमाग में घूम रहे थे। रोते रोते उसकी आंखें सूज चुकी थी और अब वह जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। कुछ देर के बाद बिस्तर पर जल्दी होने लगी। वह जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। कुछ देर के बाद बिस्तर पर दोनों बाजू टिकाकर उसने पलके में था। जान चाहे जब भी निकलती पर उस पर नीम बेहोशी सी तारी होने लगी थी। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। वो घबराकर उठकर बैठी। एक घुटी घुटी चीख उसके लबों से निकली। घुप अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है, उसने बेकाबू होकर पुकारा। जो शख्स उसे यहां तक लाया था। बरखा को तो उसका नाम भी नहीं पता था, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक ही बिजली चमकी, न साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट भी थी। बाहर मूसलाधार बारिश बरस रही थी। बरखा ने एक डर उसके रग-रग में सर आ गया। यानी पूरा दिन गुजर चुका था और अब रात हो चुकी थी। वह पूरा दिन बेहोश रही थी और इस वक्त पूरा फ्लैट तारीकी में डूबा हुआ था। अंदाजे से ही आगे बढ़ते हुए वो खिड़की तक चली आई थी। कोई है यहाँ? उसने घबराकर एक बार फिर पुकारा। बाहर फैले घने काले अंधेरे से उसे डर महसूस होने लगा था। आंसू एक बार फिर आंखों में जगह बनाने लगे। उसने खिड़की की के कांच से बाहर झांका। बाहर हर तरफ रोशनी थी। दूर से नजर आते फ्लैट्स जगमगा रहे थे। सिर्फ उसका फ्लैट ऐसा था जिसमें अंधेरा थे। शायद बिजली की कोई तकनीकी खराबी हो गई थी। एक बार फिर बादल गरजे तो वो कूदकर 2 कदम पीछे हट गई। दोनों हाथों में चेहरा छिपाते हुए वो जमीन पर बैठती चली गई और फिर बुरी तरह सिसकते हुए उसने खुद को दोनों बाजुओं में थाम लिया था। पूरा दिन गुजर गया था। अब तक ना जाने मम्मी आगे वो कुछ सोच ही ना सकी। सिसकते
सिसकते वो वहीं जमीन पर एक तरफ को लुढ़क गई थी। निकुंज शेरावत ने रात बजे के करीब फ्लैट सामने कार रोकी तो थकान उसके चेहरे से झलक रही थी। एक तो पूरा दिन अस्पताल की भागदौड़ और फिर अब खराब मौसम की वजह से रास्ते में जगह जगह उसे रुकना पड़ा था। फ्लैट के सामने कार रोकते उसने हैरानी से इमारत में देखा। हर तरफ रोशनी थी, सिर्फ उसका फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। ओहो, आज फिर से वही समस्या हो गई। वो चाबी निकालते हुए कार से बाहर निकला था। फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल की फ्लैशलाइट उसने ऑन कर रखी थी और तभी उसकी नज़र खिड़की के पास जमीन पर पड़ी बरखा पर पड़ी। वो घबरा कर तेजी से उसके करीब आया था। अरे लड़की सुनो, उठो प्लीज, मुझे सुन रही हो ना? वो सच में घबरा गया था। वो तो उसके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। घने अंधेरे में वो शायद डरकर बेहोश हुई थी और उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि वो पिछले कई घंटों से भूखी भी थी। उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। परेशान होते हुए उसने मोबाइल पर बिजली बहाली के लिए कॉल कर दी थी। कुछ ही देर बाद फ्लैट की लाइट्स जल गई तो उसने ध्यान से बरखा का जायजा लिया। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। बाल अस्त व्यस्त बिखरे पड़े थे। कॉलेज की सफेद ड्रेस अब मैली हो रही थी। चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। निकुंज शेरावत के दिल को कुछ हुआ था। धीरे धीरे उसे दोनों बाजुओं में उठाकर उसने उसे बेड पर डाल दिया और फिर इसे गिलास में ठंडा पानी लेकर आया था। वो उसके चेहरे पर छींटे मारने पाए। कसम सा करा, लेकिन उससे पहले ही वाला गई। कसम सा कर आंखें खोलते उसने सामने बैठे निकुंज शेरावत को देखा तो पलक झपकते एकदम से पीली पड़ गई थी। एक झटके से वो बेड से नीचे उतरी थी। डोंट वरी, घबराओ मत, प्लीज करो, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ बेड के ऊपर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहा तो उसकी आवाज में बहुत नरमी थी। लेकिन बरखा को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की पड़ी थी। मुझे जाने दो प्लीज, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे जाने दो। वो एक बार फिर उसके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूख रही थी। अब तो उन सूखी आंखों से आंसू भी नहीं बह रहे थे। निकुंज शेरा उसे देखते रह गया। ठीक है, आओ मेरे साथ, लेकिन पहले यह पानी पी लो। पानी का गिलास उसने बरखा की ओर बढ़ाया। ना चाहते हुए भी उसने एक ही सांस में पूछा तो वह हैरानी भरी निगाहों से उसे देखती रही। अब हर बार लड़की तो नहीं कहकर संबोधित कर सकता ना। उसने जैसे सफाई दी। बरखा धीरे से सिर झुकाकर बोली तो निकुंज ने सर हिलाया। चलो आओ मेरे साथ बरखा। बारिश रुक गई है और बाहर मौसम काफी अच्छा है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसका हाथ आराम से थामकर फ्लैट से बाहर लेकर आया था। वो किसी कठपुतली की तरह उसके पीछे से चलती बाहर तक आई थी। अगले पल क्या होगा उसे खुद कुछ भी नहीं पता था। फ्लैट्स के सामने की लंबी सड़क बारिश से धुलकर चमक उठी थी। स्ट्रीट लाइटों की रोशनी में पेड़ भी धुले धुले निखरे निखरे से लग रहे थे। वो उसके आगे आगे चल रहा था। दोनों हाथ उसने जैकेट की जेबों में डाल रखे थे। बरखा किसी गुलाम की तरह उसके पीछे पीछे थी। ना जाने वो कितनी देर तक यूं ही चलती रही। अचानक ही बरखा ठिठकी। वह उसे कहाँ लेकर जा रहा था और वह क्यों किसी गुलाम की तरह उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। उसे तो अपनी माँ का इलाज कराना था, उसके पास जाना था। सामने चलते निकुंज शेरावत ने उसके कदमों की आहट गुम होने पर पीछे मुड़कर देखा। वो चुपचाप खड़ी पीछे की तरफ देख रही थी। भागने का सोच रही हो, लेकिन भाग कर जाओगी कहाँ? अपने घर। क्या तुम यह भूल गई कि भागने वाली लड़कियों को दुनिया में कोई भी स्वीकार नहीं करता? ना तो यह समाज और ना ही उनका अपना परिवार। धीरे धीरे चलते हुए वो उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। उसकी बात सख्त थी। बरखा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। तुम शक्ल से इतनी बेवकूफ नहीं लगती कि सिर्फ फोन पर बात करके एक व्यक्ति से मिलने के लिए चली आओ।
वो भी उस व्यक्ति से जिसे ना तुमने कभी देखा और ना तुम उसके बारे में कोई जानकारी रखती थी। अब वो नरम लहजे में बोला था। बरखा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे लगा अगर हालात खराब है तो कोई तो अच्छा होगा। उस वक्त भी हमदर्दी को मैं मोहब्बत समझ बैठी और मैं खुद को सिर्फ ध्यान दिलाना चाहती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसकी मोहब्बत में पड़ गई। और देखो मुझे क्या मिला। ना मोहब्बत रही ना इज्जत। एक घर था वो भी खो गया। पता नहीं माँ अब तक जिंदा भी होंगी या नहीं। और छोटू शायद वह भी अब मेरे बाद घर से भाग जाएगा। आखिर में उसका लहजा कड़वा हो गया था। निकुंज शेरावत ने गहरी निगाहों से उसे देखा। सही कहा, लेकिन आओ कुछ खा लो। कुछ खाओगी तभी तो तुम्हारे अंदर भागने की हिम्मत आएगी, वरना भागोगी कैसे? ऐसे तो तुम थोड़ा सा दूर जाओगी तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। आम से अंदाज में कहते हुए उसने सामने नजर आने वाले रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया था। बरखा ने अनिश्चितता से उसे देखा। क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा था? लेकिन वो उड़ा सकता था। वो उस वक्त चाहे जो कुछ कर सकता था। बरखा के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने हाथों से खुद को इस निर्दयी दुनिया के रहमोकरम पर छोड़ दिया था। किसी सामान्य ढंग से वो उसके पीछे पीछे कदम बढ़ाने लगी। रेस्टोरेंट में बैठकर उसने खाने का ऑर्डर दिया था। बरखा हाथों पर हाथ धरे चुपचाप बैठी रही। खाना आया तो निकुंज शेरावत ने खाना उसके सामने सर्व किया। खाओ। उसकी बात पर अपना सर हल्क से हिलाते हुए वो चुपचाप खाना खाने लगी। बस खा लिया। कुछ ही निपल्ले लेकर उसने प्लेट वापस पीछे खिसकाई थी तो निकुंज शेरावत बिल पे करता उठकर खड़ा हुआ। चलो अब बहुत देर हो रही है। अब घर चलकर आराम कर लो, उसने बाहर निकलते हुए कहा। तो बरखा ने उसकी तरफ देखा। आप मुझे आजाद नहीं करेंगे? बरखा की बात पर वो मुड़ा था। आजाद करूंगा तो कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में तुम्हें रहने का ठिकाना भी नहीं मिलेगा। बेहतर यही है मेरे फ्लैट चलो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। वो फिर से आगे आगे चलने लगा था। वो फिर से आगे आगे चलने लगा था। और बरखा ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। आंसुओं को रोकती लड़खड़ाते कदमों से चलती वो उसके पीछे ही फ्लैट में दाखिल हुई तो यह बात उसे मानना पड़ी कि इस इंसान के पास भगवान का दिया पैसा बहुत ज्यादा था। वो वहीं से सीधे अपने कमरे में चला गया था। कमरे में दाखिल होते ही वह अलमारी तक गया और एक टी शर्ट और ट्राउजर निकालकर उसने बेड पर रखा। तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा मैले हो गए तो अपने कपड़े बदल लो और तुम यहाँ सो जाओ। मैं पास वाले कमरे में सो रहा हूँ। और हाँ, रात के समय चिल्लाकर मुझे डराना हूँ। और हाँ, रात के समय चिजकर हो जाती है। यहाँ से समंदर करीब है और बारिश अक्सर हो जाती है। और मेरे फ्लैट की बिजली में कोई समस्या आती रहती है। थोड़ा बहादुर बनो। वह उसे निर्देश देता हुआ बेजारी से सिर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। बरखा ने अविश्वास से उसे बाहर जाता देखा। फिर कांपते हाथों से दरवाजा लॉक करते एक बार फिर अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने का मन हुआ था। पलटकर बेड पर बैठते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। अगली सुबह वो जागी तो कमरे पर दस्तक हो रही थी। उसने उठकर दरवाजा खोला तो वो सामने खड़ा था। ये लो, जल्दी से कपड़े बदल लो। बरखा ने अभी से कब बदल लो। बरखा ने अभी तक कॉलेज का ही पहनावा पहना हुआ था। उसका दिया हुआ टी शर्ट और ट्राउज वहीं बेड पर पड़ा था। लिफाफा हाथ में लिए वो अंदर मुड़ी। उसमें एक ड्रेस थी, शानदार और ब्रांडेड। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो कहता हुआ पलट गया था। तो बरखा ने उसके पीछे जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी में उसके साथ बैठी थी और वो आंधी और तूफान की तरह से गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। गाड़ी अस्पताल के सामने रुकी तो बरखा को एक जोरदार झटका लगा था। ये तो वही अस्पताल है जहां मैं टूटा हुआ बाग उसके होठों से निकला। तो निकुंज शेरावत ने सिर हिला दिया। पहली बार उसके होठों पर वो मुस्कान देख रही थी। हाँ, यह वही अस्पताल है। अब चलो अंदर, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है।
वो हल्के फुल्के अंदाज में कहता अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया था। और बरखा है से घबराती हुई कांपते हाथों से डोर लॉक खोलकर बाहर आई थी। अपने पीछे से आने का इशारा करते वो अंदर चला गया। उसे रिसेप्शन पर पता करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से गुजरते डॉक्टर उसे पहचानते थे। खुशी भरी मुस्कान से उसे अंदाजा हो रहा था। वो सीधे चलते हुए एक प्राइवेट रूम के सामने जाकर रुक गया। दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे बरखा भी। और फिर सामने का नजारा देखते ही बरखा स्तब्ध रह गई थी। सामने बेड पर सुनीता जी लेटी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उनके रूम में एक डॉक्टर भी खड़ा था जो उनका निरीक्षण कर रहा था। कैसी है हमारी पेशेंट? डॉक्टर सुनील निकुंज शेरावत ने अंदर प्रवेश करके कहा था। डॉक्टर उन्हें देखकर मुस्कुराए। अरे निकुंज साहब, आपकी पेशेंट बिल्कुल ठीक है और बहुत ही तेजी से ठीक हो रही हैं। समय पर ऑपरेशन हो जाने की वजह से अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। मिस बरखा ने पहले बताया ही नहीं कि आपके रिश्तेदार हैं, वरना मैं उन्हें एक दिन भी इंतजार क्यों करवाता। डॉक्टर के चेहरे पर माफी मांगने वाला भाव था। निकुंज मुस्कुराया, जबकि बरखा के लिए तो यह सब कुछ किसी सपने से कम नहीं था। वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी माँ के पास आई। कैसी हो तुम? बरखा, तुम्हारे टीचर बता रहे थे कि तुमने मदद के लिए उनसे कहा था। यह अस्पताल उनके दोस्त का अस्पताल है, तो सारा खर्चा उन्होंने ही किया है। इतने सारे पैसे तुम उन्हें वापस कैसे करोगी? सुनीता जी को अब अपने ऊपर हुए खर्च की चिंता सताने लगी थी। बरखा ने कौन सी कहानी गढ़कर उसकी माँ को संतुष्ट कर दिया था। पैसे मैं वापस कर दूंगी। अब मम्मी, अब परेशान मत हो। उसके लिए तो इतना ही बहुत था कि उसकी माँ ठीक हो गई थी। छोटू भी माँ के पास ही बैठा था। उसे देखकर बरखा को बेहद खुशी हुई थी। सारी पहेली के टुकड़े जुड़ गए थे। वो जो समझ रही थी कि उसे कमरे में बंद करके वो अपनी दुनिया में मगन हो गया है, ऐसा नहीं था। वो तो उसकी माँ का इलाज करवा रहा था। उसने पलटकर निकुंज शेरावत की ओर देखा था, जो डॉक्टर को मरीज का खास ख्याल रखने की हिदायतें दे रहा था। वह डॉक्टर के पीछे ही कमरे से बाहर निकला तो बरखा माँ को इंतजार का कहती तेजी से उसके पीछे आई थी। ये सब क्या है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कितने पैसे वापस करने हैं मुझे आपको? मैं कर दूंगी। जितना पैसा आपका माँ के इलाज पर लगा है, मैं सब वापस कर दूंगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आंखों में आंसू थे। निकुंज ने नजर भरकर उसे देखा। यह मेरा अस्पताल है, तुम्हें कोई भी पैसा वापस करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम वापस करना चाहो तो मुझे मेरा दिल वापस कर सकती हो, जो तुमने चुपके से अपने पास रख लिया है। उसने बगैर दिखावे के आम से लहजे में इतनी गहरी बात कह दी थी कि बरखा स्तब्ध रह गई। बड़ी मुश्किल से कांपती पलकें उठाकर सामने खड़े अपने मसीहा को देखा था, जिसकी आंख मोहब्बत और शरारत के रंग नाच रहे थे। बोलो, लौटा सकती हो मेरा दिल मुझे वापस। अच्छी लगने लगी हो मुझे। मोहब्बत किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, इसका एहसास क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुमसे दूर जाने का ख्याल मेरे दिल को उदास कर गया है। बस मन करता है तुम हमेशा मेरे पास रहो, कभी मुझसे दूर ना जाओ। तुम्हारी माँ का यहाँ बहुत अच्छा इलाज होगा। उन्हें 1 हफ्ते बाद डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। अगर तुम चाहो तो मेरे फ्लैट में रह सकती हो या छोटे के साथ अपने घर में भी। हाँ, लेकिन एक वादा तुम्हें करना होगा कि माँ के ठीक होने के बाद तुम उन्हें अलविदा कहकर मेरे घर आओगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी एक ही दिन में आदत हो गई है और मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। वो गहरे लहजे में कहता हुआ उसके थोड़ा सा करीब आया था। बरखा ने अविश्वास भरी नजरों से उसे देखा। क्या वो कोई सच में देवदूत था, जिसने उस रात उसे उन गंदे आदमियों से बचाया था, उसे बदनामी के गड्ढे में गिरने से बचाया था और उसकी सारी परेशानियां एक चुटकी बजाते हल कर दी थी? वो उसका एहसान तो पूरी जिंदगी नहीं उतार सकती थी, उसकी बात पर इनकार कैसे करती? अचानक निकुंज
शेरावत की जेब में रखा मोबाइल बजा। मोबाइल नंबर देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। ठीक है, वहीं रखो उसे, मैं अभी आ रहा हूं। मोबाइल पर किसी को आदेश देते हुए बरखा की तरफ बोला, चलो तुम्हें कुछ दिखाना है। उसका हाथ थामते हुए वो एक बार फिर अस्पताल से बाहर निकल आया। गाड़ी में उसके बराबर बैठते बरखा ने हैरानी से उसे देखा। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर पहले वाला नरम सा असर उसके चेहरे से गायब हो गया था। गाड़ी अलग अलग रास्तों से मुड़ती सुनसान सड़क पर पहुंच गई। बरखा का दिल रुकने लगा। उसने घबराकर अपने दाएं तरफ बैठे निकुंज शेरावत को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। अचानक उसने गाड़ी रोक दी। वो एक पुराना सा फार्म हाउस था। यह कौन सी जगह है? बरखा ने घबराए हुए लहजे में पूछा तो वह बिना जवाब दिए नीचे उतर गया। मेरा ही, तुम बेफिक्र होकर अंदर आओ, किसी से तुम्हारी मुलाकात करवानी है। फार्म हाउस के दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। निकुंज शेरावत को देखते ही उसने प्रणाम किया था और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके पीछे पीछे बरखा भी अंदर चली आई। पता नहीं क्यों उस पर भरोसा करने का मन कर रहा था। उसकी मौजूदगी में वो बिना डरे कुछ भी कर सकती थी। फार्म हाउस बहुत बड़ा था। बीच में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था और उसके पास पेड़ भी लगे थे। लेकिन रखरखाव ना होने की वजह से फार्म हाउस की हालत काफी खराब हो रही थी। अचानक बरखा चौंकी। अंदर के कमरों से किसी मर्द की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उस पर लगातार अत्याचार कर रहा हो और वह चिल्ला रहा था। निकुंज शेरावत ने पलटकर उसकी तरफ देखा। कौन है अंदर? उसके होठों से धीमी आवाज निकली और तभी उसे जोरदार झटका लगा। वो आवाज तो तरुण की थी। बलखा ने उसे पहचान लिया था। महीनों तक उसने उसी आवाज को अपना मसीहा मानकर उससे बातें की थी। महीनों तक वो पूरा दिन उस आवाज को सुनने का इंतजार करती रहती थी और अब यह आवाज पूरे फार्म हाउस में गूंज रही थी। भगवान के लिए मुझे मत मारो, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूं। मुझे पता नहीं था कि वह लड़की तुम्हारे साहब की अमानत है। पता होता तो मैं उस पर हाथ ही क्यों डालता। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो। वो चिल्ला रहा था, माफिया मांग रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन कोई था जो उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहा था। निकोजी शेरावत ने पलटकर अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। बरखा लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई। अंदर का माहौल देखकर वे सन रह गई थी। चार हट्टे कट में डंडा था, किसी के हाथ में बेल्ट और किसी के हाथ में लोहे की रड। उन्होंने तरुण को सामने हथकड़ी से बांध रखा था और उस पर बारी बारी से वार कर रहे थे। तरुण ने सिर उठाकर देखा और निकुंज शेरावत के पीछे दिखने वाली बरखा को देखकर वह स्तब्ध रह गया। अगले ही पल वह बुरी तरह से तड़पा। मुझे माफ कर दो बरखा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। इन लोगों से बोलो मुझे छोड़ दे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा समीर जादे के साथ रिश्ता है? मैं तुम्हारी तरफ नजर भी नहीं उठाता। मुझे तो लगा तुम एक मामूली सी गरीब परिवार की लड़की हो, तो मैं उठा लूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कुछ और भी बोल रहा था कि उसके पास खड़े नौजवान ने हाथ में पकड़ा एक बड़ा सा डंडा जोर से उसकी कमर पर मारा था कि वह दर्द के मारे चिल्ला उठा। बरखा बेखद होकर हाथों को अपने होठों पर रखकर 2 कदम पीछे हट गई। उसे बता दो ना कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। रातों को जाग जाग कर तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी। सारा दिन मेरी कॉल का इंतजार करती थी। बताओ इस अमीरजादे को वो बात न बनने पर एकदम से पैतरा बदल गया था। बरखा ने बेकिन निगाहों से उसकी ओर देखा। क्या अब भी उसे लगता था बरखा उससे मोहब्बत करती है? निकुंज शेरावत ने पलटकर बरखा को देखा। उसकी निगाहों में सवाल था। आजा। बरखा ने अपने हाथों को होठों से हटाया और उसकी गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, वो मोहब्बत नहीं थी, वह सिर्फ उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद कि इस दुनिया में मेरा ख्याल रखने वाला भी कोई मर्द है।
एक ऐसा मजबूत सहारा जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। वो मैं तुम्हें समझ बैठी, लेकिन तुमने साबित कर दिया तुम सहारा नहीं बल्कि वो दीमक हो जो मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी खा जाती है। तुमने मुझे भी खाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने भगवान की बहुत आभारी हूं कि उसने निकुंज जैसा मसीहा मेरी जिंदगी में भेज दिया, जिसने मुझे समय रहते तुम जैसे खूंखार भेड़िए से बचा लिया। अब यह तुम्हें जान जैसे भी मार डाले तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मोहब्बत मुझे तुमसे नहीं बल्कि इससे है। 2 कदम बढ़ाकर वो निकुंज शेरबत के पीछे आकर खड़ी हो गई थी और वह जम गया। उसकी निगाहों में पहले बेकीनी उभरी और फिर उसकी जगह एक बेहद खुशगवार एहसास ने ले ली। बरखा मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक विश्वास का असर था। निकुंज ने भरपूर निगाह उस पर डाली थी और पलटकर निगाह जो जान बचाने के लिए एक बार फिर गला फाड़कर चिल्ला रहा था, मारो उसे तब तक जब तक कि यह इस लायक ना रहे कि किसी शरीफ घराने की लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इसे जान से मार दोगे तो भी इसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। आराम से हुक्म देता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया था। बरखा उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई थी। अंदर ततरुण चिल्ला रहा था, बरखा को आवाजें दे रहा था, मगर उसके सिरहाने खड़े नौजवानों ने अपने अपने औजार संभाल लिए थे। उस पर लाठियां और डंडे बरसाते रहे। वे उसे और अधिक चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। वो उस लम्हे पर पछता रहा था जब उसने बरखा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। कहाँ जाओगी अब, मेरे फ्लैट पर या अपने घर? गाड़ी के पास खड़ा वो मोहब्बत भरी निगाहों से बरखा को देखते हुए पूछ रहा था, और बरखा आज खुलकर दिल से मुस्कुराई थी। फिलहाल तो अपने घर जाऊंगी, लेकिन जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तो मुझे लेने आ जाना। उसकी बात ने निकुंज शेरावत को सारे जवाब दे दिए थे। भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और बरखा पूरे एहसास के साथ उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई थी। वह जानती थी अब ये शख्स उसका है। खुशियों भरी जिंदगी इन दोनों का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, घर से भागी हुई लड़की को यह समाज स्वीकार नहीं करता। उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। अगर किस्मत से कोई अच्छा मसीहा मिल जाए और उसे जिंदगी की खुशियां दे दे, तो यह सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है। असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। घर की दहलीज से कदम निकालने से पहले लड़कियों को 100 बार सोचना चाहिए कि उनकी इज्जत कांच की तरह होती है। एक बार चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। उस कांच में दरार पड़ जाती है। उनकी जिंदगी में निकुंज शेरावत जैसा कोई हीरो नहीं आएगा उन्हें बचाने के लिए कि उन्हें बचाए और उनकी इज्जत को सेव करके उन्हें अपना नाम दे सके। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।